Hello everyone, this is Rahul Nayan and I am going to explain current electricity part 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के तुम लोग देख सकते हो। तो मेरा टॉपिक है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ कंडक्टर। हम लोग जानते हैं कंडक्टर वैसे मटेरियल को बोला जाता है जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स होता है, फ्री चार्ज कैरियर्स होता है, ठीक है। और कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स के रूप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर होता है और जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना अच्छा वो कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से होता है यही हम देखने वाले हैं। तो सपोज करो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो पहला केस है कि व्हेन इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ सेल और बैटरी, ठीक है। सेल बैटरी लगभग सेम ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोला जाता है। तो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये कंडक्टर को जब किसी सेल से कनेक्ट नहीं किया जाता है तब भी ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे बोला गया है मोबाइल इलेक्ट्रॉन या मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रैंडमली मूव करता रहता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी एयर मॉलिक्यूल है तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। इन द सेम वे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करता रहता है, ठीक है। सपोज करो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, इधर। ठीक है। रैंडमली कोई भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करता रहता है और इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। एक्चुअली में इसके ऐसा तो है नहीं कि होल कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स ही है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जिस भी एटम का ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा तो उसके कारण यहाँ पे एक आयंस भी बना होगा, ठीक है। और ये एटम तो मूवेबल नहीं होता है, ठीक है। तो एटम तो फिक्स है अपने पोजीशन पे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया वो रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जाकर के कोलाइड कर जाता है दूसरे एटम से, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इस तरह से ये रैंडम मोशन में होता है। और ये इस तरीके से होता है कि यदि इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व किया जाए, सपोज करो यहाँ पे एक किसी को खड़ा कर देता हूँ मैं और ये इसे बोलता हूँ कि टी टाइम के लिए इसे ऑब्जर्व करे इस क्रॉस सेक्शन को कि और इससे कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ये देखे, तो पता क्या चलेगा, किसी भी टाइम इंटरवल टी में जितना इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट जाता है, सपोज करो n इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट गया तो उतना देर में n इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ़्ट भी आ जाएगा, इधर से इधर भी। इस तरीके से किसी भी टाइम इंटरवल में नेट चार्ज का जो फ्लो होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से वो जीरो होगा, ठीक है। किसी भी क्रॉस सेक्शन यदि यहाँ भी देखें तो जितना इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना देर में इधर आ जाएगा, ताकि किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज फ्लो कितना होगा, जीरो होगा। इवन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मूव्स कर रहे हैं, फिर भी नेट चार्ज का जो फ्लो है वो जीरो है। तो हम बोल सकते हैं इवन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग but there is no any net charge flow, ठीक है ना। कोई नेट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब जब कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है इससे तो हम बोलेंगे कि करंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। मतलब इस कंडक्टर के थ्रू करंट क्या है, जीरो है, क्योंकि जितना चार्ज इधर जा रहा है उतना ही चार्ज इधर आ रहा है। इस तरह से किसी भी क्रॉस सेक्शन पे नेट चार्ज कितना फ्लो किया, जीरो। तो हमारा करंट कितना हो गया, जीरो, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं कि जब इसी कंडक्टर के क्रॉस हम एक सेल को या एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है।
तो ये एक कंडक्टर है, ओके। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अभी रैंडम मोशन में था, लेकिन क्या होगा यदि इसके क्रॉस हम एक सेल को कनेक्ट कर दें, तब क्या होगा कि ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली अब मूव नहीं करेंगे, ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ये इस तरीक़ा से इस पैटर्न में मूव करने लगेगा। ठीक है, अब देखो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से ही। इसे बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, इसे बोला जाता है निगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बी से ए, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट हो जाएगा बी से ए। लेकिन जो हम लोग कन्वेंशनल करंट लेते हैं, या जिसको केवल इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसका डायरेक्शन क्या लिया जाता है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट लेते हैं, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अभी तो हमें ये समझ में आया कि करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ तो करंट फ्लो कर रहा है। देखो ना, लगातार एक ही डायरेक्शन में। अब किसी भी क्रॉस सेक्शन को तुम ऑब्जर्व करो, कितना, एक सेकेंड के लिए तो कुछ चार्ज तो फ्लो कर गया, मतलब जितना चार्ज फ्लो किया एक सेकेंड में उतना एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो ऐसा दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऐसा क्या हुआ कि जब हम एक सेल को कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो करंट क्या होने लगता है, फ्लो करने लगता है, और ऐसे फ्लो नहीं करता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग ऑफ करेंट। ठीक है ना, करेंट के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी या सेल क्या करता है, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है हाई पोटेंशियल पे, दूसरा होता है लो पोटेंशियल पे, और इससे कनेक्टेड है ये टर्मिनल। तो एक्चुअली में जो ए है वो है हाई पोटेंशियल पे, और जो बी टर्मिनल है वो है लो पोटेंशियल पे, और करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मतलब कि डिफरेंस हो गया ना पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर आएगा वहीं पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा देखो, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल जीरो ही था, क्योंकि किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, एक हायर पोटेंशियल पे, एक लोअर पोटेंशियल पे है, जिसके कारण चार्ज फ्लो किया, करंट फ्लो किया, और करंट फ्लो करता है हमेशा, याद रखना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमें लगता है यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे देखो यहाँ पे ये बॉटल के अंदर क्या है, पानी है। ठीक है, तो पानी अभी मूव कर रहा है क्या, तो देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अभी भी देखोगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, विद इन वाटर के अंदर ही रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन में। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन था रैंडम मोशन में जब उसके क्रॉस कंडक्टर को, बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन वहाँ पे नेट जो चार्ज का फ्लो था वो जीरो था। अब क्या है, यहाँ पे ये देखो पानी तो है, लेकिन ये फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फ्लो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्मिनल जो है बॉटल का वो सेम पोटेंशियल पे है। पोटेंशियल जानते हैं ना हम लोग, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रहा है। ठीक है ना, और ये mgh होता है। ठीक है, तो जो कि दोनों के लिए हाइट सेम है, तो पोटेंशियल दोनों सेम पोटेंशियल पे, जिसके कारण वाटर फ्लो नहीं कर रहा है। वाटर फ्लो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, इस टर्मिनल को, इस बॉटल के इस टर्मिनल को हम ऊपर की ओर लाते हैं और इसे नीचे लाते हैं, जिसके कारण ये चला जाएगा हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे। तो देखो क्या होगा, वाटर फ्लो कर गया। ठीक है,
तो यहाँ पे समझ में आया, वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब कि फ्रॉम हाई हाइट टू लो हाइट, ज़्यादा हाइट से कम हाइट की ओर वाटर फ्लो करता है। ठीक है, हीट कैसे फ्लो करता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे, यदि यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आप नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट पे है, यहाँ की पोटेंशियल ज़्यादा है, और ये ग्राउंड का पोटेंशियल तो हम लोग जीरो लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव कर जाएगा, और इसे ये ईजिली करेगा। इसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट से काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अगर हम लेते हैं, ये सपोज करो वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक में पानी अगर यहाँ से ऊपर चढ़ाना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, या तो तुम यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रिक मोटर को लगाएंगे, पंप को लगाएंगे, ठीक है ना, और ये क्या करेगा, अंडरग्राउंड वाटर को अपलिफ्ट करके ऊपर चढ़ा देगा। तो यहाँ पर देखो हमें, ये है लोअर पोटेंशियल पे, पानी कहाँ था, लोअर पोटेंशियल पे, और इसे कहाँ चढ़ाया गया है, हायर पोटेंशियल पे। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट से काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, बाहरी कोई एजेंट आएगा जो काम को करेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी देखो, अगर बॉल ये नीचे रहता लोअर पोटेंशियल पे और उसे हमें ऊपर ले जाना रहता हायर पोटेंशियल पे, तो ये अपने आप कभी नहीं जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल एजेंट को लाना होगा। जैसे मैं आऊँगा, इसे पकड़ के ऊपर रख दूंगा, तो मैं क्या हुआ, एक्सटर्नल एजेंट हुआ। ठीक है ना, तो लोअर पोटेंशियल, यहाँ से पता चला लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल ले जाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट से कोई एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है। ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट हैज़ टू वर्क, उसे वर्क करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। उसी तरह से यहाँ देखो, वाटर क्या था, लोअर पोटेंशियल पे हायर पोटेंशियल पे पहुँचाने के लिए हमें वर्क करवाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट से। ठीक है, वो एक्सटर्नल एजेंट या खुद करो या किसी मोटर से करवा, जैसे करो। ठीक है, लेकिन जब यही हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आने की बात होता है तो ये अपने आप आएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो, अगर वाटर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग नीचे में क्या करते हैं, एक पाइप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप पानी नीचे आता रहेगा या नहीं आता रहेगा, आता रहेगा। क्या यहाँ पे हमें किसी से एक्सटर्नल एजेंट से काम वर्क करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट से वर्क करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से यदि हम लो पोटेंशियल पे आते हैं तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली होगा, मतलब इसमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि जैसे एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को मैं खींच लेता हूं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट के रूप में इस पर फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन जब मैं इसे छोड़ देता हूं तो ये क्या होता है, वापस अपने प्रीवियस शेप में आ जाता है, और उसका पोटेंशियल उस समय पे क्या होगा, कम होगा, या बोल सकते हो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट से काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचर में ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, एक कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट किया गया है, तो क्या होगा कि यहाँ पे इसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है उसे क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे आएगा, इसकी ओर आना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
और ये निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो ये इधर पुश कर रहा है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों देखो, दोनों मिलकर ये इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा सेल के अंदर से। तो सेल में देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा क्या, निगेटिव टर्मिनल तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना नहीं चाहेगा, यहाँ तो ये ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट से वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल एजेंट एक्चुअली में यहाँ क्या होता है, तो ये जो होता है सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें केमिकल एनर्जी होता है, कोई केमिकल सेल को बनाने के लिए यूज होता है और उसमें केमिकल एनर्जी होता है, और उस एनर्जी का यूज किया जाता है इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि ये सर्किट कंप्लीट रहे और इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर स्टोर होता रहा, जमा होता रहा, एक्यूमुलेट होता रहा, तो एक समय पे क्या आएगा, इसके अंदर का सारा इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वापस कहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे क्यों जा रहा है। तो एक्चुअली में देखो ना, हम पॉजिटिव चार्ज के लिए कंसीडर करके दिखाते हैं, ठीक है। कंडक्टर के अंदर फ्लो तो करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम मान कर चलेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारा करंट, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके इधर जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ निगेटिव टर्मिनल पे तो आ गया, लेकिन यहाँ से लोअर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे तो आ गया, हायर पोटेंशियल पे ये कनेक्ट था, ये हायर पोटेंशियल पे था, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर आ गया लोअर पोटेंशियल पे। लेकिन अब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे कोई चीज़ अपने आप जाता है। अभी मैंने पीछे बताया कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट से वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही सेल जो है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो एनर्जी होता है, ठीक है ना, उसके वो जो है इस चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट के रूप में कौन है, बैटरी बोल लो, सेल बोल लो, वही रिस्पॉन्सिबल है इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जितना सेल को देखो वर्क, कुछ ना कुछ वर्क करेगा, चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा है तो, ठीक है, जितना वर्क करेगा वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा चार्ज में, ठीक है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को ये इधर ये सर्किट में रिलीज करेगा, मतलब खर्च करेगा इधर मूव करने में, ये ऑटोमेटिकली फिर मूव करेगा। सेम है जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे मैं हाइट पे ले जाता हूँ, मैं अभी वर्क किया हूँ इस पे, और जितना वर्क मैं किया हूँ वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया इसमें। अब ये नीचे आएगा तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में या किसी और फॉर्म में जो भी है, और ये नीचे आ जाएगा और अपना पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर लिया हो, ठीक है। देखो, इतना सारा डिस्कशन करने का मेरा मकसद इतना था कि तुम लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो एक नोट याद रख लेना, ठीक है, इसे तुम जो बोल लो, इसे तुम बोल लो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, बाई राहुल नयन सर, ठीक है। ऐसा मत मान लेना ये कोई वैसा प्रिंसिपल फिजिक्स का मतलब कि कोई साइंटिस्ट के नाम से नहीं है, लेकिन हाँ इसे मैं बता रहा हूँ तो इसे मान लो तुम लोग, ठीक है ना।
क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मोर स्टेबल व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है तो वो स्टेबिलिटी को गेन करता है, वो मोर स्टेबल होता है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आना चाहता है ऑटोमेटिकली, उसे एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे देखो ये स्प्रिंग है और इसे क्या कर रहा है, ये स्ट्रेच्ड है, ये स्प्रिंग क्या है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, लेस स्टेबिलिटी। तो ये चाहेगा कि ये क्या आ जाए, लोअर पोटेंशियल पे आ जाए, और इसे जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट अपना फोर्स रिमूव करेगा ये अपना लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। उसी तरह देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये यहाँ पे किसी ने पहुँचा दिया सपोज करो, अब जैसे ही इसे, जैसे मैं ये पकड़ा हुआ हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ तब तक तो है, जैसे ही मैं इसे रिलीज़ करूँगा ये अपने आप नीचे आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अरे तुम खुद सोचो ना, तुम्हें 1000 फीट ऊंचाई पे चढ़ा दिया जाए सपोज करो हिमालय पे, और तुम्हें वहाँ पे छोड़ दिया जाए, तुम क्या स्टेबल फील करोगे वहाँ पे? ठीक है, वहाँ पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा भी तुम पे लगा दिया, सपोज करो आंधी आया, थोड़ा सा तुम स्लिप किए और नीचे, ठीक है, तो मतलब तुम यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, तो ये नीचे आएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब सोचो ना ये ग्राउंड पे है, तब क्या, जब मैं ग्राउंड पे हूँ तो मैं स्टेबल हूँ, भाई आंधी आए तूफान आए इससे नीचे कहाँ जाने वाला हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जब मैं ऊपर हूँ पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, तो मैं अनस्टेबल हूँ, ठीक है ना, मुझ पर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ, यहाँ मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मेरी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसे कर दिया ना, उसके बाद तो अपने आप जो होना है होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो यहाँ हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे अपने आप आएगा भाई, कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग वाटर टैंक को कहाँ लगाते हैं, बिल्डिंग में ऊपर नीचे अपने आप आएगा, ठीक है। कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। उसी तरह करंट में क्या होता है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये ऑटोमेटिकली होगा। कहीं पे एक हायर पोटेंशियल है एक लोअर पोटेंशियल है तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ही आएगा। ऐसा करने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल मतलब ज़्यादा एनर्जी है और इधर आने पे लेस एनर्जी, ठीक है। लेकिन करंट तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चला गया, अब यहाँ से यहाँ आने के लिए लोअर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल अपने आप नहीं जाएगा, बोलेगा भाई मैं तो स्टेबल हूँ, अब मैं अपनी स्टेबिलिटी क्यों बिगाड़ूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे तो सिस्टम चलेगा नहीं ना भैया, ठीक है। तो क्या होगा, इसे क्या करना होगा, इसे ये जो यहाँ पे इसी के लिए हम लोग लगाते हैं सेल को, और सेल का काम है ये सेल एक्सटर्नल एजेंट के रूप में काम करेगा, और ये करंट को यहाँ से यहाँ फ्लो करवाएगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। चलो, तो हमें समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी क्या बोलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है जब उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट लोअर पोटेंशियल पे आना चाहता है, क्यों आना चाहता है कि जब वो लोअर पोटेंशियल पे होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उस पर यदि उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना है तो एक्सटर्नल एजेंट को ज़्यादा फोर्स लगाना होगा कंपेरिजन टू जब ये जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इस केस में। और ये क्या कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल पे रहेगा तो गिरने की मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मतलब ज़्यादा चांसेस है कहीं से लुढ़कने की, ये सब, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो अभी हम लोगों ने देखा कि करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो हम लोग जानते हैं पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये होता क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसे कि V से डिनोट किया जाता है और ये कहता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in bringing unit positive charge from infinite to that point in a electric field। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग, इट इज क्या, यूनिट का मतलब होता है 1 और पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना। तो मतलब कि +1 कूलम चार्ज को ही हम लोग बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 कूलम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यदि इसके आसपास कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाएं तो ये चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। कूलॉम्स लॉ पढ़े हैं ना, ठीक है। तो ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो बोला जाता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर वह एरिया, वह रीजन जहाँ पे किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाने पे उस पर फोर्स अप्लाई होता है, तो हम बोलेंगे कि उस एरिया को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है किसी चार्ज के अराउंड, जहाँ पे यदि किसी चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। ये सेम उसी तरह से समझ सकते हो जिस तरह से गली का कुत्ता होता है, हर कुत्ते का एक एरिया होता है और उस एरिया के अंदर यदि वो कुत्ता आता है, कोई दूसरा कुत्ता आता है, तो ये कुत्ता उस कुत्ता को क्या करता है, पुश आउट करता है कि ये मेरा एरिया है, यहाँ मत आओ, ठीक है। उसे वो रेसिस्ट करता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि चार्ज, हर चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों ओर, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, तो इसके चारों ओर, ठीक है ना, क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट होगा जहाँ पे किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो उस पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, तो इसका भी एक फील्ड होगा, इसके आसपास किसी चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो उस पर ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल दूर होता जाएगा ये फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि ये जो होता है कूलॉम्स लॉ में पढ़े हैं ना, ये जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये चार्ज यहाँ रहेगा तो कुछ फोर्स लगेगा, यहाँ जाएगा तो और कम, यहाँ जाएगा तो और कम। इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा दूरी के साथ। एक समय ऐसा आएगा जब उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो इसके कारण कोई भी फोर्स इस पे एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ऐसे जगह को ही हम बोलेंगे, ऐसे प्लेस को ही बोला जाएगा इन्फिनिटी। क्या बोला जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पे चूँकि कोई चार्ज का एक्सपीरियंस भी, मतलब इस चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल भी क्या मान सकते हैं हम लोग, 0। नहीं तो ऐसा मानना कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल माना जाता है 0, ठीक है। इसे रेफरेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, कि पोटेंशियल जो इन्फिनिटी का होगा वो 0 वोल्ट होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी उस प्लेस को बोला जाता है जहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, और उसे इन्फिनिटी बोलेंगे और वहाँ के पोटेंशियल को हम लोग 0 वोल्ट मानेंगे, ठीक है। ये क्या है, 0 वोल्ट। अब यहाँ से हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है +1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स +1 कूलम को यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट A पे लाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट A में
इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को बोलते हैं इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सपोज करो अगर 2 जूल वर्क हुआ 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 2 जूल पर कूलम। ठीक है ना, या 2 वोल्ट। तो लेकिन देखो ये तो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा एक ही कूलम चार्ज को यहाँ पे लेकर आऊँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे जेनरलाइज करने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि Q कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से A तक ला रहे हैं। ठीक है, इसे रिप्लेस कर देते हैं Q कूलम। ठीक है, तो ये इस Q कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क कितना करना पड़ा, मैं मान लेता हूँ ये वर्क कितना है, W है, और इसके नीचे थोड़ा सा लिख देता हूँ इन्फिनिटी टू A, जो कि हमें डिनोट कर रहा है कि ये वर्क डन जो है इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में किया गया वर्क डन है। तो देखो अब लोगों को लगता है कि ये वर्क कैसे हो जाता है, चार्ज को लाने में वर्क कैसे होता है। तो देखो एक्चुअली में क्या है, ये जैसे ही ये चार्ज Q कूलम जो है इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, तो इसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा ये चार्ज। इस चार्ज को मैं मान लेता हूँ Q डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये Q चार्ज को मैं ला रहा हूँ, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा इधर की ओर। ठीक है, लेकिन हमें इधर इसे लेकर आना है। ठीक है, अब ऐसे भी हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इन्फिनिटी पे 0 होता है। तो लोअर पोटेंशियल यहाँ हो गया, इधर हायर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं, इसे हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होगा। यहाँ पे बिल्कुल सही मैंने बताया ना कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट से वर्क करवाना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि पीछे मैंने एक्सप्लेन किया प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी करके। ठीक है, तो ये Q कूलम पे इस चार्ज के कारण इधर फोर्स लग रहा है, तो हमें इसे आगे मूव यहाँ ले जाने के लिए आगे की ओर फोर्स लगाना होगा। उस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ EF एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना होगा, इस डायरेक्शन में। ये चार्ज पार्टिकल मूव किधर किया, इधर, ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये कितना वर्क डन हुआ, W इन्फिनिटी टू A। ठीक है, तो कितना चार्ज को मूव करने में इतना वर्क हुआ है, तो Q चार्ज को मूव करने में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना इस तरीके से कि Q कूलम चार्ज को मूव करने में W इन्फिनिटी टू A, इन्फिनिटी से A पॉइंट तक Q कूलम को मूव करने में वर्क कितना हुआ, W इन्फिनिटी टू A। तो 1 कूलम चार्ज को मूव करने में कितना वर्क होगा, W इन्फिनिटी टू A अपॉन Q, यूनिटरी मेथड। ठीक है ना, इतना वर्क होगा एक कूलम चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में। ठीक है, ये तो यूनिटरी मेथड जस्ट लगाया मैं। और एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क होता है उसी को बोला जाता है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि यही जो है वर्क इतना जो हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। किस पॉइंट का, A पॉइंट का, क्योंकि A तक लाया गया है ना, तो VA हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पोटेंशियल एट A इक्वल टू होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल सिमिलरली यदि B पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना रहता तो क्या करते, इन्फिनिटी से पे 1 कूलम चार्ज को रखते, और 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क होता वो यहाँ का पोटेंशियल कहलाता, B का। ठीक है, अगर Q कूलम को ले जाते तो जो वर्क डन, अगर पोटेंशियल एट B निकालना है तो क्या हो जाता, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B
अपॉन चार्ज। यदि क्यू कूलम को बी तक लाते तो हमारा पोटेंशियल एट बी क्या हो जाता, वर्क डन यहाँ से लाना है इन्फिनिटी से बी तक, ठीक है, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, बी तक लाना है, और इसमें वर्क डन कितना हुआ, इन्फिनिटी टू बी, ठीक है। और तो ये क्यू कूलम का वर्क है ना, तो एक कूलम का कितना हो जाएगा, अपॉन में क्यू, मतलब जिस पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है इन्फिनिटी से उसी पॉइंट तक हमें चार्ज को लेकर आना है, और जितना वर्क डन होगा उसको क्यू से डिवाइड कर देंगे, मतलब चार्ज से, तो एक चार्ज का वर्क डन आ जाएगा, और उसी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। तो ये वाला मैं देता हूँ मिटा इसे ऐसे। तो वर्क कहाँ से आता है ये समझ में आया, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट इसे, ये जो फोर्स लगा रहा है, ये क्यू डैश के कारण जो फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा, और जितना वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को वही हो जाएगा पॉइंट ए का पोटेंशियल। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जब हम चार्ज को मूव कर रहे थे तो हम ऐसा नहीं कि जोर का धक्का दे दे और ये एक्सीलरेट कर जाए, ठीक है, ऐसे नहीं ले जाना। अगर इस तरह से करेंगे तो ये इसमें ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उसके कारण और आगे ये चला जाएगा। हमें जस्ट इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देना है, तो मैं इसे बहुत धीरे 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 ले जाऊँगा। इसके लिए क्या करना होगा, जितना ये फोर्स इधर लगा रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ताकि इस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो हो। जस्ट धीरे 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 धीरे, ताकि नेट फोर्स जीरो रहे, ये एक्सीलरेट नहीं कर पाएगा, इसका वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगा, और इसे यहाँ तक पहुँचाना है। और इस प्रोसेस में अगर एक कूलम को ले जाने में जितना वर्क हुआ वही कहलाएगा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो गया फॉर्मूला ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो यदि सिंपली कहीं किसी पॉइंट का पोटेंशियल को यदि तुम V से डिनोट करते हो तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन ये। लेकिन हमें थोड़ा सा, यदि ये वर्क कौन सा है तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, इसलिए ये सिंबल यूज करना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कि जिस पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है इन्फिनिटी से उसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क को ऊपर रखना है और नीचे चार्ज को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये यूज करो या फिर ये यूज करो, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ से वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिट एक कूलम चार्ज को यदि हम इधर लाएंगे तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, एक पॉइंट तक लाने में कुछ पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है, तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव आएगा। तो इसे याद ही रख लेना है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण उसके आसपास जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव होगा। अब कंसीडर करते हैं कि एक निगेटिव चार्ज सपोज करो यहाँ पे -Q कूलम का, तो ये भी अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो अगर मान लेता हूँ यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन्फिनिटी ये हो गया, और यदि इन्फिनिटी से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट A है और इस पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे +1 कूलम को रखेंगे और इसे लाना होगा कहाँ तक, A पॉइंट तक, और यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा उसी को बोलेंगे A पॉइंट का पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है कि जैसे ही ये +1 कूलम यहाँ पे आएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो अपने आप आ रहा है ना A पे, इसके लिए क्या एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है, तो बोलेंगे नहीं। तो ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो देखो इन्फिनिटी पर का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ का पोटेंशियल इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा, तब ना ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल और ये होगा
सॉरी ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल ना, और यही हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ का जीरो और यहाँ माइनस कुछ है, तो माइनस बड़ा या माइनस, जब -5 मानू है, -5 वोल्ट, और यहाँ जीरो, तो ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल कौन सा है? ये ना। तो ये हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर चार्ज देखो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में बताया प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी में कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब स्टेबल होता है, जब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए हमें वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो खुद ये ऑटोमेटिकली होगा। तो यहाँ पे ये जो +1 कूलम्ब है ये खुद ब खुद इधर जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन हमें इसे एसिलरेट नहीं होने देना है, तो एक्सटर्नल एजेंट किधर फोर्स लगाएगा? इस पे पीछे की ओर, ठीक है। और इसे धीमे धीमे ले जाना है। एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? इसे जल्दी जल्दी नहीं जाने देगा, धीरे धीरे धीरे। तो उसके लिए क्या करेगा? जितना फोर्स ये चार्ज लगा रहा है +1 कूलम्ब पे, उतना ही चार्ज ये एक्सटर्नल एजेंट, सपोज करो मैं बन जाता हूँ एक्सटर्नल एजेंट, तो मैं उतना ही चार्ज, उतना ही फोर्स इधर लगाऊंगा, सो डैट इस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, और ये धीरे 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 आगे की ओर इसे लेकर जाना है, ठीक है। और ए पे जाऊंगा, तो देखो मैंने फोर्स लगाया इधर, जबकि डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में। तो देखो जब फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो निगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे यस सर निगेटिव आ रहा है। तो इसलिए तो बोल रहा है वर्क डन जो होगा उसी को बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल। और यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या है? निगेटिव है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और इसलिए देखो ये था 0 पे, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हम लोग लेते हैं, 0 होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? निगेटिव है। तो यही है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपने आप चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा तो अपने आप जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण उसके आसपास उसके फील्ड में अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और निगेटिव चार्ज के कारण उसके आसपास किसी पॉइंट का पोटेंशियल निगेटिव होता है, क्योंकि 1 कूलम्ब चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को, वो निगेटिव होता है। एक्सटर्नल एजेंट उसे खींच करके रखता है चार्ज को, जबकि वो आगे की ओर जाता है, ठीक है। तो निगेटिव वर्क हो जाता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि निगेटिव वर्क कहने का मतलब बस इतना है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निगेटिव है, मतलब ये अपने आप वर्क हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें वर्क ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है ना। ये वर्क हमें, इसमें वर्क करने की पोटेंशियल है, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = वर्क डन अपॉन Q, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा, वर्क डन का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम्ब, तो हो जाएगा जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब को हम लोग वोल्ट बोलते हैं और इसे कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। अब डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट देखते हैं। तो कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब क्या है कि यदि ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से यदि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, मतलब +1 कूलम्ब को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना हुआ? इन्फिनिटी से ए तक लाने में 1 जूल का है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट, मतलब कि 1 जूल पर कूलम्ब,
ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं, 1 जूल का वर्क हो रहा है, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, मतलब 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अच्छा ठीक है, तो 1 वोल्ट का ये मीनिंग है, तो इसका मतलब 10 वोल्ट का क्या मीनिंग है। तो 10 वोल्ट का क्या मीनिंग है, 10 वोल्ट का मीनिंग है कि यदि इन्फिनिटी से उस पॉइंट, मान लो यहाँ पे बी पॉइंट है और बी का पॉइंट पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। इसका मीनिंग बस इतना है कि इन्फिनिटी से यदि हम +1 कूलम को लेकर आएंगे उस पॉइंट तक, तो जो वर्क डन होगा कितना होगा, 10 जूल होगा। यही 10 वोल्ट का मीनिंग है। तो बोलो 240 वोल्ट का मीनिंग क्या हुआ। यदि मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे सी है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 240 वोल्ट, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बस इतना है कि यदि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक हम 1 कूलम चार्ज को लेकर आएंगे तो कितना वर्क डन होगा, 240 जूल। ठीक है ना, बस यहाँ इन्फिनिटी है और यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, इसे यहाँ पर लेकर आना है, तो वर्क डन कितना आएगा 240 जूल। तब हम बोलेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 240 वोल्ट है, या बोल सकते हैं कि 240 जूल पर कूलम, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, 240 जूल का वर्क करना पड़ा। तो इस तरह से समझ गया कि वोल्ट का 1 वोल्ट का मीनिंग या 10 वोल्ट का मीनिंग, या फिर सपोज करो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 100 वोल्ट। इसका मीनिंग है कि यदि इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है, ए चार्ज ऑफ 2 कूलम इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। मान लेते हैं यहाँ इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट मान लेते हैं ए पे लाने में वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, 300 जूल। कितना चार्ज को लाने में, तो +2 कूलम। ठीक है, तो 2 कूलम चार्ज को लाने में 300 जूल वर्क हो रहा है। तो बताओ, अब पूछ रहा है कि इस यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल मतलब 1 कूलम चार्ज पे कितना वर्क होगा। तो 2 कूलम को लाने में कितना वर्क, 300 जूल। तो 1 कूलम को लाने में कितना वर्क, यूनिटरी मेथड लगाओ, कितना आ जाएगा, 150 जूल। तो वही 150 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि ऐसे बनाना है तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, वर्क गिवन है कितना, 300 जूल, और क्या यहाँ पे गिवन है, चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कूलम, और हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल, V इक्वल टू वाट। तो V इक्वल टू क्या पढ़ा है मैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन यहाँ पे कितना है, 300 जूल अपॉन 2 कूलम इक्वल टू आ जाएगा 150 जूल पर कूलम, जिसे कि बोल सकते हैं 150 वोल्ट। तो यहाँ का जो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 150 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 30 वोल्ट। मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 30 वोल्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 6 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इन्फिनिटी से हमें इस पॉइंट तक 6 कूलम चार्ज को लाना है, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, W इक्वल टू वाट। तो हम लोग अगर डिफिनीशन पता है पोटेंशियल का तो हम सब कुछ बता सकते हैं। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का क्या होता है, 1 कूलम पे कितना वर्क होता है, वो 30 वोल्ट का मतलब है 1 कूलम को लाने में 30 जूल का वर्क होता है। तो 6 कूलम को लाने में कितना वर्क होगा, 1 कूलम पे 30, तो 6 कूलम पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 36 जा कितना होता है, 180। ठीक है, तो 180 जूल का वर्क डन यहाँ पे होगा। नहीं तो फॉर्मूला लगाओ भाई, हम लोग पढ़े हैं वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। यहाँ पे देखो दिया हुआ है पोटेंशियल इस पॉइंट का कितना है, 30 वोल्ट इनटू चार्ज कितना मूव कर रहा है, 6 कूलम। तो इसे हम लिख सकते हैं 30 जूल पर कूलम इंटू 6 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, और ये 180 जूल।
तो यहाँ कितना वर्क करना पड़ेगा 180। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि हमें यहाँ फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट है, ठीक है, और एक चार्ज को इसे लाया जा रहा है कहाँ से, इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो वर्क डन कितना करना पड़ा हमें 600 जूल। मतलब कि और यहाँ से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है यही पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू कूलम, ठीक है। तो क्यू कूलम को यहाँ से इस पॉइंट तक लाना है जहाँ का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और तो वर्क डन कितना है 600 जूल है। तो मतलब बताना है हमें कि ये चार्ज कितना फ्लो हुआ है। तो 20 वोल्ट का मतलब क्या, एक कूलम को यदि हम लाएंगे तो 20 जूल वर्क होगा, 2 कूलम को लेकर आएंगे तो 40, ठीक है ना। उसी तरह 3 कूलम को लेकर के आएंगे तो 60 जूल, ठीक है ना। तो इसी तरह से कह रहा है यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ है 600 जूल, तो कितना कूलम को लेकर आएंगे तो इतना वर्क डन होगा। तो ये देख सकते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 ना। तो ये फील आ रहा है क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो बताया ही है, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन वाला ये फॉर्मूला लगाओ। तो वर्क यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, कितना चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है ये पूछ रहा है, वेरी गुड। और वर्क डन कितना है 600 जूल। तो यहाँ से आ जाएगा Q इक्वल टू 600 जूल अपॉन 20 वोल्ट, 0 से 0 गया और ये 30, तो हो जाएगा 30, और जूल अपॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलम। नहीं तो ऐसे करो ना, ये जूल में है और वोल्ट को क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलम, और ये 30 जूल से जूल कैंसिल, और ये कूलम कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो कितना चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है 30 कूलम को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे कि डिनोट किया जाता है डेल्टा V से। फिजिक्स में जब भी डेल्टा वर्ड आता है इसका मतलब होता है चेंज, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस जब भी हम लोग निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सपोज करो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो एक हायर पोटेंशियल पे है और एक लोअर पोटेंशियल पे है, तो दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइंड कैसे किया गया है, तो ये दो पॉइंट है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कूलम चार्ज को ले गए, जितना वर्क हुआ वही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज है जिसके कारण इसका हर, जिस तरह से हर कुत्ते का एक एरिया होता है उसी तरह हर चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैं बताया हूँ ना, ठीक है। तो इसका एक फील्ड है, ठीक है ना। अब इसके फील्ड में दो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट यहाँ पे B है, ठीक है। और इसका ये मान लेते हैं इन्फिनिटी है, मतलब इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम को कंसीडर करता हूँ। अच्छा, अगर +1 कूलम को मैं इन्फिनिटी से A तक लेकर के आऊँ, ठीक है, और उसमें अगर मान लेते हैं हम कि W1 जूल वर्क करना पड़ा, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसी को तो बोलते हैं, बिल्कुल सही, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो ये तो एक्चुअल में क्या है, VB है, ये B का पोटेंशियल, ठीक है। अब यहीं से इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A तक लेकर आते हैं, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस बार कहाँ लेकर के आया, A पॉइंट पे। तो मान लेते हैं वर्क कितना हुआ W2। ऑब्वियस सी बात है इस बार ज़्यादा वर्क करना पड़ा, ठीक है ना, करना पड़ेगा। यहाँ तो यहाँ तक ही लाया, यहाँ ज़्यादा नज़दीक लाना पड़ा चार्ज के, ठीक है। तो W2 वर्क हुआ। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे,
तो याद करो ये भी क्या है, यूनिट पॉजिटिव पे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, तो ये है पॉइंट ए का पोटेंशियल भी ये है, ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया W2 और बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया W1, ठीक है। लेकिन जो अब हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन वी मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू व्हेन वी मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब मान लेते हैं बी से हमें ए पर जाना है, कितना चार्ज को लेकर के, 1 कूलम चार्ज को लेकर के। तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा, मान लेते हैं इसे W, यही कहलाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कैसे फाइंड हो सकता है, हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना है, बी से ए पे लाना है। तो देखो 1 कूलम चार्ज को मैंने लेकर के आया ए तक, तब वर्क करना पड़ा W2। 1 कूलम चार्ज को मैंने लेकर आया बी तक, तब हमें वर्क करना पड़ा W1। तो हमें यहाँ से यहाँ तक ही केवल लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W2। तो W2 वर्क तो है इन्फिनिटी से लाते तब ए तक, लेकिन हमें ए तक तो लाना है लेकिन बी से ही लाना है। तो यहाँ इन्फिनिटी से ए तक लाने में जो वर्क हुआ उसे माइनस कर देंगे, जो कि कितना है, W1 है। तो W2 माइनस W1, यह है वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क डन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर डेल्टा भी क्या हो गया, W वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, जो कि है W2 माइनस W1। तो अच्छा यहाँ पर देखो डेल्टा भी जो है एक्चुअली में ये W2 क्या था, W2 तो सॉरी क्या था, ये था VA पोटेंशियल A का, और W1 क्या है, पोटेंशियल B का। तो यहाँ से देखो पोटेंशियल डिफरेंस वही चीज़ है ना, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को माइनस कर दो सिंपली, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ से ये क्लियर है, ठीक है। सपोज करो 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉइंट A यहाँ पे पॉइंट B है। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब कि +1 कूलम को B से A तक ले जाने में जो वर्क करना होगा वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का। लेकिन हम जेनरलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये 1 कूलम, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा 1 कूलम ही ट्रांसफ़र करें, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को जेनरलाइज करने के लिए क्या कर लेता हूँ कि सपोज करो कि Q कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है B टू A, तो इसे ट्रांसफ़र करने में जो वर्क होगा उसे W से डिनोट करते हैं, WB टू A। मतलब ये है वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q कूलम फ्रॉम B टू A, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा V से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखो B से आ रहे हैं A पे, तो A पर का पोटेंशियल सपोज करो VA है, B पर का पोटेंशियल VB है। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VA है। तो डेल्टा जब भी निकाला जाता है, डेल्टा भी मतलब कि चेंज पोटेंशियल का, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकाला जाता है तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिया जाता है। फाइनली हम कहाँ आ रहे हैं, A पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन कितना है, WB टू A, क्योंकि B से चल रहा है, फाइनली पहुँचना है A पे। तो इतना वर्क हुआ, लेकिन ये तो वर्क हुआ Q कूलम को लाने में, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना, तो Q से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 1 कूलम में कितना वर्क हुआ जो। तो यही इसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा V का ये हो गया फॉर्मूला, इस तरह से यूज करना है। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट X है, यहाँ पे कोई पॉइंट Y है, ठीक है। अभी ये आया था B टू A, अगर क्या होगा यदि इधर से यहाँ जाए, यही सेम Q कूलम चार्ज है,
इस बार एक्स से ले जाया जा रहा है वाई पे, तब क्या हो जाएगा, तो डेल्टा भी जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो फाइनली ये पहुंच कहाँ रहा है, वाई पे। तो पोटेंशियल ऑफ वाई माइनस पोटेंशियल ऑफ एक्स, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये वर्क डन मान लेते हैं W है फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई जाने में वर्क कितना हो रहा है, W एक्स टू वाई, क्यू कुलम पे, तो ए कुलम पे कितना होगा, क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया। तो फाइनली हमें याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डेल्टा भी होता है, और ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी इक्वल टू W, वर्क डन को W से डिनोट कर दिए और चार्ज को Q से, ये। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो ये 3 फॉर्मूला फाइनली याद रखना, और हमें अगर थोड़ा सा डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है यूज करना, डेल्टा भी मतलब ये जो मैं बताया फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे कौन है, ए है, तो बी से ए तक आने में वर्क, बी से ए तक आने में वर्क अपॉन चार्ज, और यहाँ पे फाइनल कौन है, वाई मतलब, और इनिशियल कौन है, एक्स मतलब एक्स से वाई तक जाने में वर्क अपॉन चार्ज। तो ये हो जाएगा डेल्टा भी वाई से एक्स का, ठीक है। 1 वोल्ट, यदि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग बस इतना, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो 1 कूलम चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लाने में यदि 1 जूल का वर्क हुआ, तो इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा भी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल हुआ, कितना चार्ज पे, 1 कूलम पे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 जूल पर कूलम, और इसी को जूल पर कूलम को ही तो वोल्ट बोला जाता है। तो देखो इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि 1 वोल्ट है, इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे 1 कूलम चार्ज को, तो कितना वर्क करना होगा, 1 जूल का। अच्छा, तो 10 वोल्ट का मीनिंग क्या है, 10 वोल्ट का मीनिंग है कि यदि सपोज करो 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दिया हुआ है, डेल्टा भी इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इसका मीनिंग बस इतना है कि 1 कूलम चार्ज को हमें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, 10 जूल होगा, ठीक है। तो यहाँ का इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को हम बोलेंगे 10 जूल पर कूलम। 10 जूल वर्क हुआ कितना पे, 1 कूलम पे, तो 10 जूल पर कूलम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 10 जूल पर कूलम, या इसी को बोलेंगे 10 वोल्ट, जूल पर कूलम को ही बोलते हैं वोल्ट। तो सिमिलरली होगा 20, अगर 2 पॉइंट के बीच का डेल्टा भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो इसका मीनिंग क्या है सर, तो इसका मीनिंग बस इतना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यदि 1 कूलम चार्ज को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 20 जूल। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा 20 वोल्ट कहलाएगा, 20 जूल पर कूलम मतलब कि 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, तो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है फॉर्मूला, तो वर्क का यूनिट हो जाएगा जूल, और कूलम का, ये चार्ज का हो जाएगा कूलम, ठीक है। तो जूल पर कूलम, या इसी को बोला जाता है वोल्ट, जिसको कि V से डिनोट करते हैं। वैसे भी पोटेंशियल का जब यूनिट है, यूनिट क्या था, वोल्ट था, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, वोल्ट में ही आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए चार्ज ऑफ 5 कूलम इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स,
दो पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब 5 कूलम चार्ज को मूव करवाया जा रहा है, कितना चार्ज को, 5 कूलम को ए टू बी, और इसमें वर्क कितना होता है, 20 जूल वर्क करना पड़ता है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब हमसे पूछ रहा है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इक्वल टू हम लोग पढ़े ना, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्क डन कितना है, 20 जूल, और चार्ज कितना मूव कर रहा है, 5 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, 4 जूल पर कूलम, या इसी को क्या बोलेंगे, 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों पॉइंट के बीच, 4 वोल्ट। वैसे भी जानते हैं ना, 20 जूल वर्क हुआ है 5 कूलम पे। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 कूलम में 20 जूल, तो 1 कूलम में कितना, 20/5 मतलब 4 जूल का वर्क करना होगा। तो 4 वोल्ट इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यहाँ कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर आर 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। देखो ये एक कंडक्टर है, इसका एक एंड मान लेते हैं, ये एंड ए है और ये बी है। तो ए का जो पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, और बी का पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर बताओ डेल्टा भी कितना है, तो डेल्टा भी हो जाएगा 10 माइनस 5 वोल्ट इक्वल टू 5 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। अब सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को इन दोनों पॉइंट के बीच क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। तो वर्क डन कितना आया है, 5 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन है 5 जूल। तो कह रहा है ये कितना चार्ज को ट्रांसफ़र करवाया गया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ से देखो डेल्टा भी कितना है, 5 वोल्ट इक्वल टू डब्ल्यू कितना है, वर्क डन 5 जूल अपॉन क्यू। यहाँ से आ जाएगा क्या, देखो इसे इधर 5 से 5, ये इधर क्यू चला जाएगा, क्यू इक्वल टू 5 जूल अपॉन 5 वोल्ट इक्वल टू 1 कूलम आ जाएगा। क्योंकि ये हम वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, जूल से जूल कैंसल, और ये जो वोल्ट, ये कूलम है, ये ऊपर आ जाएगा। तो 1 कूलम, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हुआ इन दो टर्मिनल के बीच। What is voltmeter? Voltmeter is an instrument which is used to measure potential difference between two point, ठीक है। किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये मेजर करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये याद रखना, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे कि अमीटर को सीरीज में लगाया जाता था, क्यों, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग अमीटर को कनेक्ट करते थे सीरीज में। लेकिन यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमेशा उस कंपोनेंट के, जिस कंपोनेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, उसके पैरेलल में इसे लगाते हैं, ठीक है। और इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस, इसका जो रेसिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। आइडियली माना जाता है कि यदि आइडियली बात किया जाए तो एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना, सो डैट इट टेक्स निग्लिजिबल करेंट फ्रॉम द सर्किट। और ये करेंट जो है सर्किट से कितना लेता है, लगभग 0, ठीक है। और यदि आइडियल केस लेकर चले तो वो करेंट लेगा ही नहीं। जैसे सपोज करो यहाँ पे देखो, ये एक सर्किट को दिखाया गया है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। 10 वोल्ट का मतलब अब तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट है, और ये रेसिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम है और ये 3 ओम है। देखो अभी रेसिस्टेंस के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया होगा रेसिस्टेंस के बारे में, तो बस समझ लो, ठीक है। मुझे या यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रिकल क्या है, कंपोनेंट है, जैसे बल्ब है या और कुछ है, तो उसका भी कुछ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल
कंपोनेंट है या जो भी चीज़ें है डिवाइस है उसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। तो हमें यदि इसके अक्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में पोटेंशियल वोल्ट मीटर को लगा देंगे, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो V1 है, ठीक है। तो हम ये बता देगा इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो V1 का रीडिंग क्या होगा ये बता देगा। और सपोज करो हमें जानना है पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में लगा देंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर को V से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव से है, ठीक है ना, कनेक्टेड इधर वाला, और ये हो जाएगा निगेटिव। तो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या आएगा ये मान लेते हैं V2, ठीक है। तो इसका रीडिंग क्या आएगा और इसका रीडिंग क्या आएगा ये हमें जानना है। तो अभी तो ठीक है, मान लेते हैं अभी कि इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मत समझो, मान लेते हैं। तो ये कितना रीडिंग देगा, तो ये रीडिंग देगा V1 का रीडिंग कितना होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, उसमें बोला जाता है कि किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो I इंटू R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I क्या है, करेंट, 2 एम्पियर का करेंट है, रेसिस्टर कितना है 2 ओम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 4 वोल्ट, मतलब ये जो रीडिंग देगा कितना देगा 4 वोल्ट देगा। और उसी तरह यदि 3 वोल्ट के अक्रॉस हमें निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो कितना आ जाएगा V2 इक्वल टू IR। यहाँ पे करेंट देखो वही है ना 2 एम्पियर, जबकि इस बार रेजिस्टर्स कितना है 3 ओम का है, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी भी सर्किट में। इसे हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, जिस कंपोनेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसके पैरेलल में इसे लगाते हैं, ठीक है। और ये सब 2 एम्पियर करंट जा रहा है ना, तो ये टोटल का टोटल 2 एम्पियर इसी से जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ पे इधर नहीं जाएगा। लगभग क्या होगा ये करंट 0, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इधर करंट लगभग 0 होता है। ये सर्किट से करंट को ड्रा नहीं करता, ये करंट नहीं लेगा, ठीक है। इधर भी करंट क्या हो जाएगा 0, टोटल का टोटल 2 एम्पियर इस कंपोनेंट से होते हुए चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जिसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक टैंक है, ये टैंक दोनों टैंक सेपरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे एक लगा हुआ है सेपरेटर, इस यहाँ से ये वाटर, ये जब इसे ओपन करेंगे तो वाटर जो है इधर से इधर फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टैंक ए में जो वाटर है उसका हाइट ज़्यादा है, मतलब वाटर का लेवल क्या है ज़्यादा है, और इधर देखो वाटर लेवल क्या है कम है। लेकिन जब हम बात करें कि वाटर का अमाउंट किधर ज़्यादा है, तो वाटर का अमाउंट इधर ज़्यादा है और इधर कम है, ठीक है ना। ये बहुत थिन है ना, ये देखो पतला सा है ये टैंक भी क्या है, बहुत क्या है, ब्रॉडर है। तो क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट तो इधर है पानी का, जबकि और अमाउंट कम इधर है। जब इस सेपरेटर को यहाँ ओपन करेंगे तो वाटर फ्लो करेगा। बताओ वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा, तो ऑब्वियसली बात बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, वाटर फ्लो करेगा कहाँ, इधर हाइट ज़्यादा है ना वाटर का, तो इधर से वाटर इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और ये तब तक करेगा जब तक कि इधर का हाइट धीरे धीरे कम होता जाएगा, इधर का बढ़ता जाएगा, और इस तरह से इक्वल दोनों हो जाएगा, दोनों का हाइट, ठीक है। इसका लेवल राइज किया और इसका नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो वाटर का फ्लो का डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हाइट पे डिपेंड करता है, ना कि अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। ये बात याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड ऑन हाइट,
नॉट ऑन अमाउंट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक टैंक में ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा से इधर जाएगा, नहीं नहीं, जो ज़्यादा हाइट पे है उधर से वाटर का फ्लो होगा। यहाँ पे दो स्फेयर है, पहला स्फेयर का रेडियस आर है, दूसरे स्फेयर का 4r है, और दोनों मेटालिक स्फेयर है, ठीक है। और एक पे चार्ज कितना है Q कूलम और दूसरे पे चार्ज है 2Q कूलम, मतलब जितना इस पे चार्ज है उसका डबल चार्ज इस पे है, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्फेयर पे जिसका कि रेडियस r है और इस पे चार्ज Q है, तो इसके सरफेस पर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। ये बस अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पे आऊँगा। तो देखो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस स्फेयर के सरफेस पर का पोटेंशियल कितना होगा, तो K और चार्ज इस पे कितना है तो 2Q/R, रेडियस इसका कितना है 4r, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो KQ/2r, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल इसका वाला आ रहा है ये कितना आ रहा है KQ/R, और ये जो हाफ है इसे बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका पोटेंशियल ज़्यादा है या इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा ये है KQ/R, यहाँ पे KQ/R का हाफ है, ठीक है। तो ये है हायर पोटेंशियल पे, ये है लोअर पोटेंशियल पे। अब दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक कंडक्टिंग वायर से, ठीक है। तो करेंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करेंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज। तो हायर पोटेंशियल पे ये है, मतलब करेंट का डायरेक्शन ये होगा, करेंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं चार्ज का ज़्यादा अमाउंट तो यहाँ है, यहाँ कम है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता है करेंट का डायरेक्शन। करेंट का डायरेक्शन ऑलवेज डिपेंड करेगा किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है ना। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जैसे कि वाटर का फ्लो का डायरेक्शन डिपेंड कर रहा था अमाउंट ऑफ वाटर पे नहीं बल्कि वाटर के हाइट पे, उसी तरह से हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है ना। कहाँ पे हीट ज़्यादा है कहाँ पे कम है इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और याद रख लेना कि करंट तो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट जो फ्लो करता है वो फ्लो करता है कहाँ, इसके जस्ट अपोजिट। मतलब ये फ्लो करेगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉनिक करंट कहने का मतलब है क्या, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, हायर से लोअर, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जाएगा। आई होप यू एंजॉय माई वीडियोज। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को इस लेवल तक जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने टाइम दिया इसमें, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एकेडमी गीता, सो दैट यूट्यूब रिकमेंडेड माय यूट्यूब चैनल टू अदर ऑडियंस also. So once again, thank you guys.